अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स। तो आज अनीस हुसैन की सीरीज़ से आप लोगों को मैं बायो एनर्जेटिक के एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ। अच्छा बच्चों, मेरी जो बायो एनर्जेटिक की मैंने वन शॉट वीडियो डाली है जिसमें सारे प्रोविंसेस को कवर किया, उसके अंदर मेरे पास सारे बच्चों के यही मैसेज आए जा रहे हैं, कमेंट्स आए जा रहे हैं कि मैम सेलुलर रेस्पिरेशन है सिलेबस के अंदर, फोटोसिंथेसिस नहीं है। बच्चों मैंने आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कहा था कि चाहे कोई टॉपिक हो या चाहे कोई टॉपिक ना हो, आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर कवर करना है। अगर आप आज कंप्लीट चैप्टर कवर नहीं कर रहे और खुदा न खास्ता कल उसमें से सवाल आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट होगा। और ऐसे ही होता है, हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है कि 10-15 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। और वो आउट ऑफ सिलेबस क्या चीज़ है? वो आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये होता है कि वो चीज़, वो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन वो चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो काइंडली जितने भी चैप्टर्स मौजूद हैं उन चैप्टर्स को कम्प्लीटली किया करें, टॉपिक के हिसाब से नहीं चला करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी। और जिन बच्चों ने अमल करना है वो अमल करें, जिन्होंने नहीं करना वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं उनको कुछ नहीं कह रही। ठीक है, टोटली इट्स अप टू यू। अगर कोई मेरी एडवाइस मानना चाहता है तो मान ले, मुझे यकीन है आगे जाके दुआएं देगा भाई, क्योंकि देखो एक चीज़ कर लेना ना करने से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, आप लोग कर सकते हो, तो लाजमी जो है ना कर लेना। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक का है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मुझे बता दें नेक्स्ट टॉपिक आपको किसका चाहिए, कौन सी सीरीज़ में चाहिए और किसका चाहिए, किप्स से चाहिए या अनीस से चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो बायो एनर्जेटिक का टॉपिक हमारा पहला बुक लाइन से है। इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन में एक लिंक होता है, वो क्या होता है? एंजाइम, एटीपी, एनएडीपी या फिर वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एटीपी। अच्छा, ऐसा कीजिएगा बच्चों कि आप लोगों ने बायो एनर्जेटिक का चैप्टर अगर पढ़ लें तभी इसको देखिएगा लाजमी, और जो है ना आप अपने मार्क्स मुझे लाजमी कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपके कितने ठीक हुए हैं और जो है ना वो कितने गलत हुए हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे कितने ज़्यादा कैपेबल हैं, वो कितने आंसर्स को ठीक तरीके से कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फोटोसिंथेसिस एक्ट एज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग या एनर्जी रिड्यूसिंग या एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है हमारे पास? एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए। रेस्पिरेशन एक्ट है, रेस्पिरेशन किसकी तरह एक्ट करता है? एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस की तरह, एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग, एनर्जी रिड्यूसिंग, एनर्जी यूटिलाइजिंग। तो ये भी बहुत आसान था, एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग प्रोसेस। वीडियो को पॉज करके देख लिया करें और अपना आंसर या अपने माइंड में रख लें या कहीं भी, और जो गलत होता रहे वो फिर अपना मार्क करते रहें। आखिर में मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने ऑप्शन ठीक हुए और कितने गलत। नेक्स्ट हमारे पास है एटीपी वगैरह के क्वेश्चंस हैं, बुक लाइन्स हैं ये भी। कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर इन द लिविंग सिस्टम एंड यूटिलाइजेशन इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ऑप्शन बी, बायो एनर्जेटिक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हाई एनर्जी कंपाउंड बिकॉज इट फॉस्फेट ग्रुप कैन ईजिली रिमूव। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका फॉस्फेट ग्रुप आसानी से रिमूव हो जाता है, इसीलिए इसको हाई जो है ना हमारे पास एनर्जी कंपाउंड कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, एटीपी। 3, फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इन। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट एटीपी इज़ नॉट ट्रू। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एटीपी के बारे में जो कि सच नहीं है? इट इज़ यूज एज एनर्जी करेंसी बाय ऑल सेल्स। सारे सेल्स के लिए यूज़ हो रही होती है। इट फॉर्म्ड ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन। ये सिर्फ एरोबिक कंडीशन में यूज़ होती है। या फिर सम एटीपी इज़ यूज टू ड्राइव सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ कंपाउंड। कुछ एटीपी सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, अब मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो सबसे पहले अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देख लें, नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमें बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाती है, बात बिल्कुल ठीक है। और कुछ एटीपी हमारे पास स्टोरेज कंपाउंड भी ऑब्वियसली हम कहते हैं एटीपी को, क्योंकि एनर्जी को स्टोर करती है। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, इट इज़ यूज एज एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी के तौर पर भी यूज़ होती है, लेकिन ऑप्शन बी में लिखा है इट इज़ फॉर्म्ड ओनली अंडर द एरोबिक कंडीशन, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटीपी एंड एरोबिक कंडीशंस में भी हमें मिलती है। सही है। फिर हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन। बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफिल सेल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको क्या कहते हैं? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से
क्लोरोफिल सेल के अंदर। तो इस वाले जो भी हमारे पास फिनोमेना होता है इसको हम नाम देते हैं किसका, फोटोसिंथेसिस का। फिर हमारे पास रोल ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट में से क्वेश्चन आया हुआ है। सब्सटेंस इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड। वो कौन से सब्सटेंस हैं प्लांट्स के अंदर जो विजिबल लाइट को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है पिगमेंट्स होता है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था लेक्चर के अंदर। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि लाजमी इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला ना अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, C55H70 O6 तो नहीं होता, O5 होता है, C55H72। अब याद करके मुझे बताएं कि क्लोरोफिल ए में 72 होता था या फिर 70 होता था। तो जी बिल्कुल 72 होता था, तो आई थिंक इसका ऑप्शन करेक्ट बी वाला है, ठीक है। C55H72 O5N4 और Mg। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फोटोन ऑफ डैश लाइट हैज़ इनफ एनर्जी टू रेज एन इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड स्टेट। एक फोटोन कौन सी लाइट का उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ब्लू लाइट, पिंक लाइट, ग्रीन लाइट या फिर येलो लाइट। करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्लू लाइट। फिर फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, रिडॉक्स। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी हमने यहाँ पे और प्रोसेस पढ़े वो भी सारे तकरीबन रिडॉक्स प्रोसेस ही होते हैं, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों परफॉर्म हो रही होती है। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। हाउ मच सोलर एनर्जी विल बी यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम सोलर एनर्जी के हिसाब से लगाएं तो हमारे पास कितनी सोलर एनर्जी यूज़ हो रही होती है, 1 से 2%, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उतनी ही इनहेल हो रही है, या फिर इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, या इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। अब आपने इसमें से बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, सिर्फ एक यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस हमारे पास जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। और फिर हमारे पास 7th क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉलीफिन रिंग्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल के पास जो है वो एक ही पॉलीफिन रिंग होती है, जो हमारे पास 4 उनसे नाइट्रोजन से मिलके बनती है, पॉलीफिन रिंग से बनके बनती है, जिसके बीच में मैग्नीशियम होता है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आगे लाइट डिपेंडेंट उसमें से क्वेश्चन आए हैं, उसको भी देख लेते हैं। PS1 हैज़ मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन। PS1 की लाइट एब्जॉर्प्शन कितनी होती है, हमने पढ़ा हुआ है कि PS1 की लाइट एब्जॉर्प्शन 700 होती है, और PS2 की कितनी होती है, 680 होती है। फिर हमारे पास प्लास्टोसाइनिन जो हमारे पास एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में पूछा है, आयरन कंटेनिंग होते हैं, कॉपर कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग या फॉस्फोरस कंटेनिंग। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक पास्ट पेपर का भी है, नहीं भी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी देख लीजिएगा। प्लास्टोसाइनिन हमारे पास कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेराडॉक्सिन हमारे पास कौन सा प्रोटीन होता है, तो फेराडॉक्सिन हमारे पास आयरन कंटेनिंग होता है। अब ये चीज़ें ना आपने याद रखने वाली हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रही हूँ। प्लास्टोसाइनिन हमारे पास कॉपर कंटेनिंग होता है, और फेराडॉक्सिन हमारे पास आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, सही। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट इज, कौन सी प्रोटीन है जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसका हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो रुबिस्को होगा। रुबिस्को एक ऐसी प्रोटीन है, देखिए यहाँ पे हम एंजाइम की एक्चुअली बात कर रहे हैं ना, तो ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट हमारे पास और राइबोलोज फॉस्फेट बाई हाइड्रोजिनेज, ये तो हमारे पास शुगर्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रुबिस्को है, यानी कि एंजाइम। मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसने मेरा लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम सेंट्रल पार्ट में किसके होता है, पॉलीफिन रिंग के, फाइटोल टेल के, फाइटोल रिंग के, या फिर हाइड्रोफोबिक रिंग के। तो देखिए 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं, पॉलीफिन रिंग या फिर पायलोल रिंग। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास 5th वाले क्वेश्चन के अंदर, तो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है पॉलीफिन रिंग। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, लोकेशन ऑफ फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल इज इन। अच्छा, अब हम फाइटोल टेल की लोकेशन कहाँ होती है क्लोरोफिल के, स्ट्रोमा में, फोटो सिस्टम में, थैलाकॉइड सरफेस में, या थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है फोटो सिस्टम में, ठीक है। हमारे पास जो फाइटोल टेल होती है ना, वो हमारे पास फोटो सिस्टम के अंदर लोकेट होती है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, क्लोरोफिल 2 कंजिस्ट ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा 2 नहीं लिखा, क्लोरोफिल कंजिस्ट ऑफ अ हेड ऑफ फाइटोल एंड टेल ऑफ 4 पॉलीफिन रिंग। बताएं कि टेल में पॉलीफिन रिंग होती है, नहीं, हेड में पॉलीफिन रिंग होती है, तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास जो है वो गलत हो गया।
फिर हमारे पास है हेड ऑफ लिंक कार्बन एंड टेल ऑफ 4, फिर ये टेल में फिर वापस पायरोल रिंग देना है। टेल में पायरोल रिंग नहीं होती, हेड के अंदर पायरोल रिंग मौजूद होती है। फिर ऑप्शन हमारे पास है हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग एंड टेल ऑफ लिंक नाइट्रोजन। क्या उनकी टेल के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है? नहीं होती। टेल के अंदर क्या होता है? फाइटोल मौजूद होता है ना, फाइटोल टेल होती है। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन डी है हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स एंड द फाइटोल टेल, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोफिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके हेड में 4 पायरोल रिंग्स होती हैं और एक फाइटोल वो टेल होती है। 8 क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ये हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, ये लाइट एनर्जी जो हमारे पास केमिकल एनर्जी के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जो है ना वो हो रहा होता है। तो अब खुद ही आप बताएं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कहाँ हमारे पास होता है? एज यू ऑल नो कि वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन, ठीक है। और अगर डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो वो स्ट्रोमा फ्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। फिर हमारे पास 9 क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? इट ऑक्यूर्स ड्यूरिंग डे टाइम, इट यूजेस विद वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, या इट रिक्वायर्ड क्लोरोफिल, या इट यूजेस ऑक्सीजन। इनकरेक्ट बतानी है। देखिए यहाँ पे ना इसी तरह के वर्ड्स आपको एक्चुअली कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जहाँ इनकरेक्ट, नॉट या ट्रू, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा वो होगा इट यूजेस ऑक्सीजन। ये बिल्कुल गलत है, वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करती फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है। फोटोसिंथेसिस वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है और वो क्लोरोफिल भी इनको रिक्वायर होता है। ड्यूरिंग साइक्लिक ईटीसी, अब ईटीसी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइक्लिक वाली, जिसमें हमारे पास एटीपी हमें मिल रहा होता है। इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम ऑल एक्सेप्टर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वापस हमारे पास किधर नहीं जाता? ईटीसी में, जो कि साइक्लिक ईटीसी होती है, वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा रहा होता? फोटो सिस्टम 2 में नहीं जाता ना, डायरेक्ट फोटो सिस्टम 1 में ही घूमता रहता है, तभी हमारे पास NADPH नहीं बनता। अच्छा, फोटो सिस्टम 2 की हमारे पास एनर्जी कितनी होती है? पीछे डिस्कस किया है, हमारे पास 680 जो है वो उसकी एनर्जी होती है फोटो सिस्टम 2 की, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन बेंसन साइकिल की बात की जा रही है। यहाँ पे हमारे पास बुक लाइन्स में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये है। पहला हमारे पास है कि रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट रिजल्ट इन रैपिड चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में से निकाल दिया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन? तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे तो सबसे पहले तो आप ATP का डिसाइड करें, ATP डिक्रीज़ होगा या ATP इंक्रीज़ होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना तो एक एक करके हर चीज़ को पढ़ा करें फ़ौरन से। अगर आप सब डिक्रीज़ इंक्रीज़ इस तरह पढ़ना शुरू कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। अभी आपने कंडीशन देख ली, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन लाइक सोर्स को रिमूव कर रहे हैं, तो अब हमारे पास सर्टेन कुछ केमिकल होंगे। अब बताएं ATP आप लोगों के ख़्याल से जो है वो क्या होगा? तो मेरे ख्याल से जो ATP है हमारे पास वो तो मेरे इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। ATP आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं C और D वाला ऑप्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसी के साथ आगे जाएंगे। और राइबोलोज बायफॉस्फेट में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा राइबोलोज बायफॉस्फेट में, तो आई थिंक इट्स विल बी नो चेंज, ठीक है। फिर हम इसके आगे चल जाते हैं। फिर हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है, वो हमारे पास जब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ATP इंक्रीज़ हो रहा है तो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर D जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। द प्रोसेस इन विच कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन बनाता है किससे? ग्लाइकोलाइसिस से, केल्विन साइकिल से, क्रेब्स साइकिल से, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है केल्विन साइकिल। फिर क्वेश्चन 3 है द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन इज। डार्क रिएक्शन का शुरू का प्रोडक्ट, इनिशियल प्रोडक्ट क्या है? ATP, NADP, PGA, PEP। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ौरन से ये चीज़ें क्लिक हो गई होंगी कि जो हमारे पास पहला रिएक्शन होता है ना, पहला जो प्रोडक्ट होता है डार्क रिएक्शन का वो होता है PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन 4 है 12 NADH यूज्ड इन 2 केल्विन साइकिल। 12 NADH यूज हो रहे हैं 2 केल्विन साइकिल में, क्योंकि एक में 6 होता है। देन हाउ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म? 1 केल्विन साइकिल 2 केल्विन साइकिल्स हो रहे हैं, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें कितने मिल रहे होंगे? 2 साइकिल से 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है, यानी 2 दफ़ा जब केल्विन की साइकिल चलती है तो 1 हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है। 12 NADPH जो है वो यूज़ हो रहे होता है। अच्छा जी, अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे, ऑप्शन आगे दिए हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ चलेंगे।
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन electron give up energy which is used as synthesis of ATP from ADP adenosine diphosphate and inorganic phosphate the synthesis of ATP called। कह रहे जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है ना हमारे पास, जिधर ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे जब भी एनर्जी के लिए ATP चाहिए होगा तो ADP यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट के साथ मिलकर, यानी हमारे पास असल में कह रहे हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ADP फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP को फॉर्म कर लेता है तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा रही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, ऑप्शन में हमारे पास है फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन तो नॉर्मली आपके पास कहते हैं ATP का बनना, सबस्ट्रेट लेवल भी नहीं है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में शुगर को तोड़ रहे हैं और इस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या कह रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन ही हुआ ना, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी है, नहीं है, एब्सेंस है। When lactic acid cannot be removed as fast as it produced, it accumulates in cells and cause। जब लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाएगा, रिमूव नहीं होगा, कैन नॉट बी रिमूव, तो हमारे पास सेल्स में, मसल्स में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल फटीग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस के अंदर आ रहा है। ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस नो ATP, इट्स सेम लाइक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसीड। तो ग्लाइकोलिसिस का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि वो क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस के लगाता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए। फिर हम क्रेब्स साइकिल की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में लिखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग। अच्छा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में पायरुविक एसिड के टूटते हैं, वो कौन सी साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड के अंदर टूट जाता है। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ C6 साइकिल, जब C6 साइकिल होती है, एसिटाइल कोलिन रिएक्ट्स विद ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म। जब एसिटाइल कोलिन ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, पायरुवेट, सिट्रेट, NAD या फिर ATP। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सिट्रेट। ठीक है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से बुक लाइन का क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस है। यहाँ पे तकरीबन फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की जा रही है। रेस्पिरेशन तो ये सारे हमारे पास कैसे प्रोसेस होता है, रिडॉक्स होता है, यानी कि इनके अंदर रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी एट ए टाइम, दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं। द मॉलिक्यूल रीजनरेटेड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है तो वो दोबारा से जो है वो बन जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इथेनॉल है। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो है ना वो इथेनॉल बनता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से। ये लेक्चर अगर आपने देखा होगा ना तो आपको वहाँ पे रिकॉल हो गई होंगी ये चीज़ें। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन 2 है ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, ये हमारे पास बोल रहे हैं कि कितनी प्रोडक्शन होती है ATP की ग्लाइकोलिसिस के दौरान। जब ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है तो ATP हमारे पास जो है वो कितना बनता है, 4 ATP हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पिरेटरी चेन। जो रेस्पिरेटरी चेन होती है उसमें हमारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रॉन का रिसीवर होता है वो हमारे पास कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन 4 है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व करता है कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। लिंक विद स्पेसिफिक कोएंजाइम, और वो कोएंजाइम के साथ लिंक होता है कैटलाइज बाय, तो उसको किसके साथ कैटलाइज किया जाता है। अब ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं, ओके, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोजनेज, डीहाइड्रोजनेज या फिर कैटालेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डीहाइड्रोजनेज। क्वेश्चन 5 है द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ATP। वो कौन सी स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की जिसमें हमारे पास ATP जो है वो मैक्सिमम बनते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ATP जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ठीक है, जितने ATP चाहे हम वहाँ से तकरीबन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 6 हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलिसिस टूटता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज, एक ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है, किसके, पायरुवेट के। फिर हमारे पास क्वेश्चन 7 है द केमिकल फार्मूला ऑफ पायरुविक इज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरुविक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C3H4O3। तो याद रखिएगा, इजी है, C3H4O3, तो ये इजी है। ठीक है, इसको याद इजीली रखा जा सकता है।
क्वेश्चन 8 हमारे पास है डैश ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट्स विद कोएंजाइम फ्रॉम एसिटाइल कोलिन। तो जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम के साथ क्या ऐड होता है, तो क्या वो एसिटाइल कोलिन बन जाता है, एसिटिक एसिड ऐड होता है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास पायरुविक एसिड जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हाँ ओके। फिर हमारे पास क्वेश्चन 9 है द एंजाइम रिक्वायरिंग ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन। वो कौन से एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जो होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस में मौजूद होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, साइटोसोल और साइटोजेल ये क्या है, मतलब ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ। जो हमारे पास जैसे हमारे पास कोई सेल है ना पूरा, ठीक है, अब ये सेल के मैं बल्कि आपको ना ऐसा करती हूँ नीचे बता देती हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। फॉर एग्जाम्पल समझे कि ये हमारे पास जो है ना वो कम्प्लीट एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बीच में जो है वो एक न्यूक्लियस है। अब साइटोसोल असल में हमारे पास सारा वो पानी होता है जो कि इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब साइटोसोल को ना अब 2 हिस्सों में हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक हिस्सा जो कि मैंने थोड़ा सा लाइट कलर में किया है, और अब मैं दिखाऊंगी एक हिस्सा जो मैं थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर कर रही हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा वैसे हमारे पास ये दोनों पार्ट ही हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाते हैं, लेकिन अभी इसको हमने साइटोप्लाज्म को 2 चीज़ों में तोड़ दिया है, यानी कि इसके हमारे पास अभी 2 टाइप्स आ चुके हैं। उन 2 टाइप्स के अंदर जो हमारे पास बाहर वाला हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस से दूर होता है उसको हम साइटोजेल कह रहे होते हैं, और जो करीब वाला हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस के पास होता है उसको हम साइटोसोल कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इसको तोड़ा होता है। तो अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वापस से तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पे हमसे बात की जा रही है ग्लाइकोलिसिस की, तो वो साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के पास वाला हिस्सा। फिर हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ वर्चुअली ऑल टाइप ऑफ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड विच इज ग्लूकोज कौन से कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड के अंदर। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हमारे पास कहाँ पर जो है वो हो रही होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर हमारे पास ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इन ग्लाइकोलिसिस डैश इज कन्वर्टेड इनटू डैश। ग्लाइकोलिसिस में क्या किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन 13 लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 2 कार्बन कंपाउंड। इसमें से कौन सा जो है वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एसीटेट। एसीटेट 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का पूरा लेक्चर था। उम्मीद है चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। जो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और लाजमी अपने मार्क्स कमेंट करिएगा मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।